नमस्कार दोस्तों, मैं रानमल सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एडीफाई विजडम में। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने कॉची सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को सॉल्व किया था। आज हम मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। मोनोटोनिक सीक्वेंस का यूज़ रील एनालिसिस में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किया जाता है। इसका यूज़ मेनली हम किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A sequence xn is said to be monotonically increasing if xn plus 1 is greater than equal to xn for all n belongs to set of natural number. That is, xn is greater and equal than xn plus 1 for all n belongs to set of natural number. मतलब अगर किसी सीक्वेंस में n प्लस वनवी टर्म xnवी टर्म से बड़ी हो तो वह सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर इस सीक्वेंस में डिफाइन किया है कि x1 is less than equal to x2 is less than equal to x3 and so on, xn is less than equal to xn plus 1। यहाँ पर x2 x1 से या तो बड़ा है या उसके इक्वल है। तो इस प्रकार की अगर कोई सीक्वेंस बन रही हो तो वह सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगी। और अगर कोई सीक्वेंस जिसमें xn प्लस वनवी टर्म xnवी टर्म से छोटी हो, जो कि इसकी पूरी की पूरी उल्टी हो, तो वह सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगी। That is, x1 is greater than equal to x2 is greater than equal to x3। मतलब इसमें x1 x2 से बड़ा हो और x2 x3 से बड़ा हो। मतलब जैसे जैसे हम सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाए तो वो सीक्वेंस की टर्म धीरे धीरे घटती जाए तो वह सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा। और अगर कोई सीक्वेंस इस प्रकार डिफाइन हो कि उसमें xnवी टर्म xn प्लस वनवी टर्म के से लेस देन हो तो वह सीक्वेंस स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा। ऊपर वाले सीक्वेंस में हम xnवी टर्म को xn प्लस वनवी टर्म के इक्वल भी ले सकते थे, परंतु इसमें इक्वल नहीं होगा, इसमें स्ट्रिक्टली लेस देन ही होगा। तो इस प्रकार की सीक्वेंस को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे, जो कि स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी। और वैसे सेम टू सेम स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी इसी प्रकार डिफाइन होगी, जिसमें xnवी टर्म xn प्लस वनवी टर्म से बड़ी होगी। मतलब यहाँ पर अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग अगर हमें डिफाइन करना हो तो उसमें हम x1 और x2 जो कि हम टर्म डिफाइन कर रहे हैं वह एक दूसरे के इक्वल भी ले सकते हैं, परंतु स्ट्रिक्टली अगर लग जाए तो उसमें हम या तो लेस देन लेंगे या ग्रेटर देन लेंगे, उसमें हम इक्वल को शामिल नहीं कर सकते। तो अगर कोई सीक्वेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो उस सीक्वेंस को हम स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस कह सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल है या एक सीक्वेंस है कि वहाँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन एन द्वारा डिफाइन है। और एक अन्य एग्जाम्पल है जो 1 2 2 3 3 3 4 4 4 इस द्वारा डिफाइन है। और एक और एग्जाम्पल है जो ए स्क्वायर ए क्यूब एंड सो ऑन ए टू द पावर एन द्वारा डिफाइन है। तो इसमें अगर हम इसको देखें तो यहाँ सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और यहाँ स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, क्योंकि इसमें ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट से बड़ा है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ सीक्वेंस स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और यह सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल भी आ रहा है। और ये सीक्वेंस अगर इसमें एक की वैल्यू एक से बड़ी ले तो यह भी सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस होंगे। और अगर हम डिक्रीजिंग सीक्वेंस में देखें तो एक एग्जांपल यह है कि 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन 1/n और 1, 1/2, 1/2 टू द पावर 2 एंड 1/2 टू द पावर n-1 एंड सो ऑन एंड b स्क्वायर b क्यूब एंड सो ऑन। अगर इसमें b की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो तो यह सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी और यह सीक्वेंस भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी और यह भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ही होगी। और इसके एक एग्जांपल इसमें इस रूप में भी हम इसको ले सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन इस प्रकार डिफाइन हो कि 1 + 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हमें 1 + 1 एंड 1 + 1/2 एंड 1 + 1/3 इस प्रकार एलिमेंट्स प्राप्त होंगे। और यह एलिमेंट भी हम देखें तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इस एलिमेंट की जो वैल्यू होती
वैल्यू है वहाँ घटती जाएगी, तो हमें एक सीक्वेंस प्राप्त होगा जो कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, क्योंकि इसमें जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे इसमें एलिमेंट्स की वैल्यू कम होती जा रही है। और एक एग्जाम्पल ऐसा ले जो कि मोनोटोनिकली ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, तो इसमें हम यह एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज +1, -1 +1, जो कि इस प्रकार डिफाइन है कि -1n+1। इसमें हम देख रहे हैं कि एक एलिमेंट तो आ रहा है +1 और दूसरा एलिमेंट आ रहा है -1। तो इसमें यहाँ पर हम देखें तो +1 के बाद -1 आ गया, तो यहाँ पर तो यहाँ -1 +1 से छोटा है, परंतु आगे देखें तो वापस +1 आ रहा है जो कि -1 से बड़ा है। मतलब यहाँ यहाँ घट रहा है एंड बढ़ रहा है, मतलब साथ साथ यहाँ घट और बढ़ भी रहा है। तो यहाँ सीक्वेंस ना तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना ही डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इस प्रकार यहाँ भी सीक्वेंस ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, इसलिए यह मोनोटोनिक सीक्वेंस तो होगी नहीं। तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड वाले एग्जाम्पल मोनोटोनिकली सीक्वेंस होंगे और थर्ड वाला एग्जाम्पल मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है जिसके आधार पर हम कह सके कि सीक्वेंस के एलिमेंट्स निरंतर बढ़ रहे हैं या निरंतर घट रहे हैं। तो इस सीक्वेंस से रिलेटेड, मोनोटोनिक सीक्वेंस से रिलेटेड एक थ्योरम देखते हैं। यह थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस थ्योरम से रिलेटेड हम आगे कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, और इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के आधार पर भी हम किसी भी जो सीक्वेंस दिया हो सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेस। मतलब अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है एवं वहाँ सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो वहाँ सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी होगा, अर्थात वहाँ किसी लिमिट L पर कन्वर्ज करेगा। तो इसके हम प्रूफ को देखते हैं। तो लेट सीक्वेंस an बी ए बाउंडेड सीक्वेंस एंड S is equal to an such that n belongs to set of natural number and set S is non-empty bounded set, क्योंकि हमें यहाँ गिवन है कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड और मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो वहाँ सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। तो इसमें हम यहाँ पर सीक्वेंस को बाउंडेड और मोनोटोनिक सीक्वेंस पहले ही एज्यूम कर रहे हैं। तो बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर सेट एस हैज अ सुप्रीमम। यह प्रॉपर्टी हम टोपोलॉजिकल प्रिलिमिनरीज में पढ़ेंगे, और उस प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड सेट है, सीक्वेंस या सेट, तो उस सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, दैट इज सुप्रीमम ऑफ एम एस इक्वल टू एल। यहाँ पर हम जो सेट एस डिफाइन करें उस एस का जो सुप्रीमम होगा, इसको हम सुप्रीमम ऑफ एस कहते हैं, वहाँ एल है मानना भी। तो हम प्रूव क्या करेंगे कि इस सीक्वेंस एन जो कि बाउंडेड सीक्वेंस है जिसका रेंज सेट एस है और इस रेंज सेट एस का सुप्रीमम अगर एल है, तो सीक्वेंस एन को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस डिफाइन करेंगे, और उसके लिए हम जो यहाँ एल है उस एल को हम इस सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट सिद्ध कर देंगे। तो इसके लिए हम एक एप्सिलॉन डिफाइन करते हैं जो कि ग्रेटर देन 0 है, एंड अगर एल इस सीक्वेंस का सुप्रीमम है तो यहाँ सीक्वेंस का लीस्ट अपर बाउंड होगा, मतलब जितने भी सीक्वेंस के अपर बाउंड होंगे सभी अपर बाउंड्स का सबसे मिनिमम यहाँ अपर बाउंड होगा। तो एल माइनस एप्सिलॉन, एल यहाँ पर है और एल माइनस एप्सिलॉन यहाँ के, तो एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, और एल माइनस एप्सिलॉन इसका अपर बाउंड भी नहीं हो सकता। तो इसलिए इस सीक्वेंस के जो कि हम ए एम द्वारा ले रहे जो भी एलिमेंट्स है, तो वह एलिमेंट्स एल माइनस एप्सिलॉन से बड़े होंगे। और सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिक है जो हमने पहले लिखा है। हम एज्यूम कर सकते हैं कि सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस मोनोटोनिक तो है, या तो इंक्रीजिंग होगा या वहाँ डिक्रीजिंग होगा। तो हम यहाँ पर हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इस सीक्वेंस को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एज्यूम कर रहे हैं ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सके। तो सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, सो ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एम। मतलब कोई सीक्वेंस है जैसे कि ये है, तो यहाँ पर ए एन है और ए एन की ये सब एलिमेंट है, तो यहाँ पर ए एम भी होगा, और एम हम क्लियरली डिफाइन करेंगे कि वहाँ एन से बड़ा है, तो ए एम भी ए एन से बड़ा या इक्वल टू होगा। तो यहाँ पर हम ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एम एंड ए एम इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस में ए एम भी होगा और ए एम एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। तो अगर एन एम से बड़ा है तो
हम ए एन इज लेस देन इक्वल टू एल इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन लिख सकते हैं, क्योंकि ए एन को हमने एल से छोटा डिफाइन किया हुआ है और एल तो क्लियरली एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा ही। ए एन एल से छोटा कैसे होगा, क्योंकि एल इसका लीस्ट अपर बाउंड है, तो यहाँ सीक्वेंस के प्रत्येक एलिमेंट्स में से तो बड़ा ही होगा ही, तो इसलिए ए एन एल से छोटी होगी या छोटा होगा। तो एल माइनस एप्सिलॉन ए एन एंड एल प्लस एप्सिलॉन इस प्रकार है। ए एन एल माइनस एप्सिलॉन से तो बड़ा होगा और एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा। मतलब इसको अगर हमने यहाँ पर जो भी लिखा है इसको अगर हम ये लाइन पर ड्रॉ करके बताए तो यहाँ एल है जो कि क्या है, तो सीक्वेंस इधर किधर ही होगा और इस सीक्वेंस में कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं जो ए एम इधर है, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं एम जो कि ए एम इधर है और ए एन इस साइड हम ले लेते हैं, तो एल माइनस अगर एप्सिलॉन करें तो वहाँ क्लियरली यहीं कहीं होगा, तो ए एम को हम इस दोनों के बीच में ले लें तो वहाँ एल माइनस एप्सिलॉन से तो बड़ा हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है कि एम इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन, और एल प्लस एप्सिलॉन ले ले तो यहाँ कहीं होगा और सीक्वेंस हमारा इतनी तक प्लस एप्सिलॉन क्लियरली ए से बड़ा होगा, जो हमने यहाँ पर लिखा है कि एल प्लस एप्सिलॉन एन से बड़ा होगा और एल माइनस एप्सिलॉन एन से छोटा होगा। तो यहाँ पर हम एल को दोनों ओर घटा दे तो या सब्स्टिट्यूट कर दे तो माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन प्राप्त होगा, और इसको हम मोड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम यहाँ लिख सकते हैं, और यही कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और जो थ्योरम थी जो वहाँ प्रूव हो चुकी है कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली बाउंडेड सीक्वेंस है तो वह सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी होगा। फ्रेंड्स आई होप यहाँ आपको समझ में आई होगी। इसमें कोई कुछ नहीं है कि इसमें सिर्फ केवल 2 स्टेप्स ये जो आपको थ्योरम को प्रूव करने के लिए याद करने होंगे। एक तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर हम कोई नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट है तो उसके सुप्रीमम को डिफाइन कर सकते हैं जो हमने एल माना था, और एल में हम एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन को इस प्रकार लेंगे कि वहाँ सीक्वेंस ए एन से एक तो एल माइनस एप्सिलॉन छोटा हो जाएगा और एल प्लस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा, तो एल को घटाकर हम ए एन माइनस एल मोड ऑफ ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन लिख देंगे और हमारी यहाँ थ्योरम प्रूफ। इस थ्योरम के अलावा इस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस के कुछ और स्टेटमेंट्स है जो कि हमारे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे, तो हम इनको भी एक बार देख लेते हैं कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड अबव कन्वर्जेंस टू इट्स सुप्रीमम। मतलब अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो वह सीक्वेंस बाउंडेड, मतलब अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव है तो वह सीक्वेंस सुप्रीमम की ओर कन्वर्ट्स करेगा, और अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और वहाँ बाउंडेड बिलो है तो वहाँ इन्फिमम की ओर कन्वर्ट्स करेगा, और अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वहाँ बाउंडेड अबव नहीं है तो वहाँ प्लस इन्फिनिटी की ओर डाइवर्स करेगा, और इसी प्रकार अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और वहाँ सीक्वेंस बाउंडेड बिलो नहीं है तो वहाँ सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी की ओर डाइवर्स करेगा। और इसको हम सार के रूप में यहाँ कह सकते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वहाँ सीक्वेंस या तो वहाँ सुप्रीम की ओर कन्वर्ट करेगा या वहाँ प्लस इन्फिनिटी की ओर डाइवर्स करेगा, और अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वहाँ या तो उसके इन्फिमम की ओर कन्वर्ट करेगा या वहाँ माइनस इन्फिनिटी की ओर डाइवर्स करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स मोनोटोनिक सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि विभिन्न एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हमें जो सीक्वेंस दी हुई होगी वह सीक्वेंस हम सबसे पहले उसको मोनोटोनिक सीक्वेंस प्रूव करेंगे और उसके बाद उसको बाउंडेड भी प्रूव कर देंगे, और हम थ्योरम जो कि हमने पहले की है उसके अनुसार हम उसको कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी कहेंगे, क्योंकि हमने थ्योरम में पहले ही साफ साफ प्रूव कर दिया है कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक और बाउंडेड सीक्वेंस है तो वहाँ सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी होगी। तो हम पहला एग्जांपल देखते हैं कि Sn इक्वल टू 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+n। तो सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करना है, इसके लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि यह सीक्वेंस
मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम इसमें Sn प्लस 1 टर्म ज्ञात करेंगे और उसमें Sn टर्म घटा देंगे, तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा अगर वहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। तो इसमें n की जगह n प्लस 1 पुट करेंगे तो हमें 1/n प्लस 2 प्लस 1/2n प्लस 1/2n प्लस 1 प्लस 1/2n प्लस 2 प्राप्त होगा। इसमें क्लियरली n की जगह n प्लस 1 पुट किया है। तो इसमें हम Sn प्लस 1 माइनस Sn देखें तो इसमें से अगर ये घटाए तो ये सब टर्म तो माइनस हो जाएगी, क्योंकि n प्लस 2n हो जाएगा, ये सब टर्म तो माइनस हो जाएगी। हमें बचेगी हमारे क्या, एक यहाँ बचेगी और एक यहाँ और एक यहाँ बचेगी। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो कि 1/2n प्लस 1 प्लस 1/2n प्लस 2 माइनस 1/n प्लस 1। अब हम इसका जो लसाव लेकर इसको सॉल्व करते हैं तो हमें 1/2n प्लस 1 2n प्लस 1 प्राप्त होगा, जो कि हम देख सकते हैं कि क्लियरली पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है जो कि 0 से बड़ा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सीक्वेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और अब हम इसको बाउंडेड प्रूव करेंगे। बाउंडेड प्रूव करने के लिए हमें यहाँ देखना होगा कि इस सीक्वेंस में बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा टर्म क्या हो सकता है। तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही हम डिनोमिनेटर में वैल्यूज लिखते जा रहे हैं अर्थात बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ धीरे धीरे वैल्यू छोटी होती जा रही है। तो क्लियरली यहाँ पर अगर n की जगह n प्लस 1 की जगह ओनली n ही हो तो यहाँ सीक्वेंस की मैक्सिमम टर्म होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ वैल्यू छोटी होती जाएगी। इसलिए इसमें जो सुप्रीमम प्राप्त होगा या इसका जो अपर बाउंड होगा वहाँ ओनली 1/n ही होगा। तो इसलिए हम इसमें अपर बाउंड जो कि इसका मैक्सिमम टर्म होगी वहाँ पुट करेंगे, जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं कि n इज लेस देन n प्लस 1। या तो हम जानते हैं अगर इसको हम उल्टा कर दे दैट इज 1/n इज ग्रेटर देन 1/n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें साइन पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसमें n प्लस 1 ऐसे ही n प्लस 2 एंड n प्लस n की जगह हम 1/n लिख देंगे और यहाँ पर इक्वेशन से हम इसकी जगह यहाँ लिख देंगे। तो हमें Sn इज लेस देन 1/n प्लस 1/n प्लस एंड सो ऑन 1/n, जो कि हम n टाइम्स लेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। और यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर Sn की सभी वैल्यूज 1 से छोटी है तो क्लियरली एक इस सीक्वेंस Sn का अपर बाउंड होगा। तो इस सीक्वेंस का अपर बाउंड है तो ऐसे ऐसे इसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा और यह सीक्वेंस क्लियरली बाउंडेड सीक्वेंस भी है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड सीक्वेंस है, तो यहाँ सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी होगी। और ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपके यहाँ कंसेप्ट पूरी तरह समझ में आ जाए। तो क्या है एग्जांपल कि Sn इक्वल टू 1/(1) प्लस 1/(2) प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/(n). इसको हमें कन्वर्जेंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसमें Sn प्लस 1 टर्म से Sn टर्म माइनस करेंगे। तो Sn प्लस 1 टर्म लिखने पर हमें यह यहाँ प्राप्त होगा और इसमें ये तो क्लियरली एक दूसरे से कट जाएगा। एंड में बचेगा हमारे 1/(n प्लस 1). यहाँ क्लियरली 0 से बड़ा है तो इसलिए यहाँ सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो हो गई। तो अब हम इसमें यहाँ ज्ञात करेंगे कि यहाँ सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है या नहीं। और बाउंडेड सीक्वेंस ज्ञात करने के लिए हम इसमें जो भी टर्म्स है सभी टर्म्स में जो अपर बाउंड होगा या सभी टर्म्स में जो हमें मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी वहाँ वैल्यू इस सीक्वेंस के प्रत्येक एलिमेंट की जगह हम पुट कर देंगे ताकि हमें सीक्वेंस का अपर बाउंड प्राप्त हो जाए। तो फैक्टोरियल की एक प्रॉपर्टी होती है कि फैक्टोरियल n हमेशा 2n-1 फैक्टोरियल से बड़ा या इक्वल टू होता है। अगर हम इसी एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर जो फैक्टोरियल 2 है, अगर फैक्टोरियल 2 यहाँ पर पुट करके देखें तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 हो जाएगा और 2n-1 n जो कि 2 है तो 2 हो जाएगी और 2 यहाँ पर तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा जो कि 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 जो कि 1 हो जाएगा। तो 2 इज क्लियरली ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो यहाँ प्रॉपर्टी यहाँ पर भी हम पुट करके देख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार इसको हम इस इक्वेशन में अप्लाई करने के लिए इसमें हम फैक्टोरियल को डिनोमिनेटर में ले लेंगे। इसी प्रकार 2n-1 को भी डिनोमिनेटर में लेंगे तो इसका जो साइन होगा वहाँ पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुआ है इस प्रॉपर्टी के अनुसार जो वहाँ यहाँ पर पुट करके देखेंगे तो हमें इसी प्रॉपर्टी के अनुसार हम यहाँ पर पुट करेंगे
हमें यह प्राप्त होगा, जो कि हम देख सकते हैं कि यह जीपी है। तो जीपी के सम का फॉर्मूला अप्लाई करने पर हमें यह प्राप्त होगा, जो कि है कि 1 माइनस 1/2 टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हमें 2 माइनस 1/2 टू द पावर n माइनस 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 में से कुछ सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो 2 में सब्सटीट्यूट करने पर हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वह क्लियरली 2 से छोटी होगी। तो इसलिए हम सीक्वेंस Sn के जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स को 2 से छोटा लिख सकते हैं। तो इसलिए यह सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी है और बाउंडेड सीक्वेंस भी है। तो इसलिए यह सीक्वेंस हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस लेक्चर में समझाए गए सभी क्वेश्चंस, थ्योरम्स और डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। और अगर आपको इस लेक्चर में समझाए गए किसी भी क्वेश्चन या थ्योरम्स में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस लेक्चर की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।